Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 10th ऑफ अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फॉरेन लीडर विजिट इंडिया आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के बाद भारत आने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने। जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, यानी जो आपका 2019 से कोई भी फॉरेन लीडर यानी कोई भी आपका पीएम या प्रेसिडेंट जो कि वहां का लीडर हो किसी कंट्री का, वो अभी भारत की विजिट पे नहीं आया था। तो अब आपको बताना है वो कौन बने जो अभी भारत की विजिट पे आए हैं, यानी किस देश के वो पीएम है जो भारत की विजिट पे हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि डेनमार्क के जो पीएम है वो इस समय भारत के दौरे पे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये आपके कोविड-19 के बाद से आपके ये पहले कोई किसी देश के फॉरेन लीडर हैं जो आपकी भारत की यात्रा पे हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, अब डेनमार्क के बारे में समझते हैं। दोस्तों, डेनमार्क की बात की जाए तो ये एक नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है। ओके, कहाँ पे है? यूरोप के एकदम नॉर्थ में है। और यहाँ की जो कैपिटल यानी डेनमार्क की कैपिटल जो है दोस्तों वो है आपकी कोपेनहेगन है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी डेनिश। ओके, डेनिश क्या है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफ जो कैपिटल सिटी है वो कोपेनहेगन है। तो दोस्तों एक फैक्ट और याद रखिएगा, जो कोपेनहेगन है आपका, ये आपकी वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट सिटी की लिस्ट में आता है, यानी दुनिया का सबसे सेफ जो सिटी है यानी शहर है वो आपका कोपेनहेगन है। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, ये आपकी जो आपकी सेफेस्ट लिस्ट है ये कौन जारी करता है? ये आपकी जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये सेफेस्ट लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें कि कोपेनहेगन विश्व का सबसे सेफेस्ट सिटी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें यहाँ पे मोनार्क, यहाँ पे यानी किंग है, कौन है? वो है मार्गरेट थे सेकेंड है यहाँ पे। ओके, यहाँ के जो पीएम है वो है आपके मेटे फ्रेडरिक्सन। ओके, जो कि अभी भारत की यात्रा पे हैं। ओके, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, मेटे फ्रेडरिक्सन। ओके, क्योंकि ये अभी भारत की यात्रा पे हैं तो आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाना बन सकता है। ओके, बात करते हैं डेनमार्क की करेंसी क्या है। तो दोस्तों डेनमार्क की करेंसी है आपकी क्रोन, यानी डेनिश क्रोन। ओके, डेनमार्क की करेंसी है आपकी डेनिश क्रोन। ओके, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, डेनमार्क की करेंसी, क्योंकि दोस्तों करेंसी पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला नेता या पहला पीएम कौन था जो डेनमार्क की यात्रा पे गया था, ओके, तो वो हमारे थे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि डेनमार्क की यात्रा में आपका 1957 में गए थे। और तब से हमारे यानी इंडिया और डेनमार्क के बीच जो बायलैटरल रिलेशंस है वो बहुत ही अच्छे हैं। ओके, यानी जब से ये आपकी यात्रा पे गए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तब से इन हमारे और आपके डेनमार्क के बीच के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। ओके, तो चलिए अब डेनमार्क को मैप में देख लेते हैं और इसकी लोकेशन समझते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है, ये आपका यूरोप है। और यूरोप में आप देख पा रहे होंगे डेनमार्क कहाँ पे, ये आपका रेड कलर में हाईलाइटेड है। ओके, ये आपका डेनमार्क है, जो कि उसके ऊपर आपका नॉर्वे, स्वीडन है और इधर आपका जर्मनी है। ये अपनी बाउंड्री जो है आप देख पा रहे होंगे जर्मनी के साथ शेयर करता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जर्मनी और ये आपका डेनमार्क से रिलेटेड बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री ड्रॉप्स शाहरुख खान फ्रॉम हिज ऑल एड्स इन वेक ऑफ आर्यन खान अरेस्ट। तो आपको बताना है आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद किस कंपनी ने शाहरुख खान को उनके सभी विज्ञापनों से हटा दिया। आर्यन खान जो उनके सन है, जो कि इस समय ड्रग्स केस की वजह से एनसीबी ने उनको पकड़ रखा है। ओके, आई होप आप लोगों को इससे रिलेटेड चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी। अब बात करते हैं वो कौन सी कंपनी है जिसने शाहरुख खान को अभी हाल ही में अपने सभी विज्ञापनों से हटा दिया है। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
4 यानी कि बायजूस ने जो है अपने सभी विज्ञापनों से शाहरुख खान को हटा दिया गया है। ओके दोस्तों, ये जो है शाहरुख खान आपके बायजूस से 2017 से इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे और हाल ही में इनको इससे हटा दिया गया है बायजूस के द्वारा। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बायजूस के बारे में जानते हैं। दोस्तों बायजूस जो है ये एक इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, यानी क्या है, ये एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलोर में और इसकी स्थापना आपकी हुई थी 2011 में, यानी बायजूस की स्थापना हुई थी आपकी 2011 में। इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओके, इसके जो फाउंडर थे वो थे आपके बायजू रविंद्रन, ये इसके फाउंडर थे। और जो इसकी को फाउंडर थी वो थी आपकी दिव्या गोकुलनाथ, ये अभी हाल ही में आपके वुमेन्स रिचेस्ट लिस्ट में आपकी ये शामिल है। ओके, टॉप 10 में ये भी शामिल है, ये भी याद रखिएगा आप। और आपके फाउंडर हो गए बायजूस, ये हो गए को फाउंडर। ये प्रेजेंट में बायजूस की डायरेक्टर हैं। ओके, और ये आपके सीईओ हैं बायजू रविंद्रन, ये सीईओ हैं बायजूस के। और दिव्या गोकुलनाथ जो है ये आपकी डायरेक्टर हैं। ओके, और इसकी बात करें तो ये आपके 18 बिलियन डॉलर की इसकी अभी प्रेजेंट में वैल्यू है। और बात करें वर्ल्ड में ये मोस्ट वैल्यूएबल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, वर्ल्ड में टॉप पे है ये। ओके, आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आप थोड़ी सी हम लोग एनसीबी के बारे में, जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। ओके, अगर एनसीबी की बात करें तो दोस्तों एनसीबी जो है ये आपकी हमारे होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। होम मिनिस्ट्री यानी अभी जो इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, अमित शाह जी हैं, वो आपके होम मिनिस्ट्री में हैं अभी। ओके, इन्हीं के अंतर्गत अभी आपके एनसीबी वर्क करती है। ओके, बात करते हैं एनसीबी की स्थापना कैसे हुई थी। दोस्तों एनसीबी की स्थापना आपकी हुई थी एक एक्ट के तहत, जिसका नाम था आपका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ये आपका एक एक्ट था जिसके थ्रू आपकी एनसीबी की स्थापना हुई थी। ओके, एनसीबी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें इसकी डेट की, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1986 में। ओके, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1986 में। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। ओके, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में आपका इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और ये आपकी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, हमने इसके बारे में बात कर ली है। आई होप आप लोगों को इससे चीजें रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टर लीजेस मुंबई प्रॉपर्टी टू एसबीआई फॉर 18.9 लाख रुपए पर मंथ। तो आपको बताना है किस अभिनेता ने अपनी मुंबई की संपत्ति 18.9 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से एसबीआई को पट्टे पर दी है, यानी कि अपनी जो जमीन है किसने, एसबीआई को लीज पर दे रखी है। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अमिताभ बच्चन जी ने जो है अपनी प्रॉपर्टी मुंबई की जो कि 18.9 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से एसबीआई को लीज पे दी हुई है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ी एसबीआई के बारे में। तो दोस्तों एसबीआई जो है ये आपकी एक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर यानी ये सरकारी बैंक है। ओके, जो कि आपका क्या करता है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, वर्ल्ड में बात करें तो एसबीआई जो है वर्ल्ड में 43rd नंबर की लार्जेस्ट बैंक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500, यानी फॉर्च्यून ग्लोबल जो है बैंक्स की लिस्ट निकालता है जिसके 500 में टॉप 500 में एसबीआई की जो रैंक है वो 221 है 2020 के अनुसार। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ओके, कितनी है आपकी 2221 रैंक है, कितने में आपकी 500 में अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट। ओके, यह इकलौती पब्लिक सेक्टर बैंक है दोस्तों जो कि आपकी इस लिस्ट में आती है। ओके, याद रखिएगा एसबीआई इकलौती बैंक है इंडियन जो आपकी फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में इसका नाम है। ओके, इंडिया की बात करें तो यह इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मैनी कंट्रीज एग्रीड टू साइन अ हिस्टोरिक डील
to ensure big companies pay a fairer share of tax rate 15% according to OECD. ओके, आपको बताना है हाल ही में कितने देशों ने बड़ी कंपनियों को कर का उचित हिस्सा देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें जो है आपके जो जितनी बड़ी कंपनीज होगी, लाइक जैसे कि मान लीजिए आपके अमेजॉन हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, ओके, तो इसको OECD के अनुसार क्या है, इसको 15% जो है कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। ओके, तो ऐसे ही सभी बड़ी कंपनीज के लिए किया गया। तो ये कितने कंट्रीज इस पे सहमत हुए, यानी अब जितनी भी कंट्रीज में ये आपकी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करेंगी या अपना प्लांट लगाएंगी, तो उनको जो है 15% आपका कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। ओके, तो आपको बताना है कितनी कंट्रीज ने इसमें आपका एग्रीमेंट साइन किया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसमें 136 कंट्रीज ने साइन किया है। ओके, कितनी कंट्रीज ने, 136। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपसे ये बनेगा कितने परसेंट आपका जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कितने परसेंट का आपका कॉर्पोरेट टैक्स को शामिल किया गया। तो दोस्तों 15% इसमें टैक्स को फिक्स किया गया है जो भी आपकी बड़ी कंपनीज होंगी अकॉर्डिंग टू OECD। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं OECD के बारे में। ओके, तो दोस्तों इसकी स्थापना आपकी हुई थी 16 अप्रैल 1948 में OECD की स्थापना हुई थी। ओके, बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, जो कि कहाँ पे, फ्रांस में। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं आपकी 38। तो दोस्तों इस पे कंफ्यूज ना होइएगा, हमने अभी बात करी 136 कंट्रीज ने इस पे साइन किया है। ओके, बट इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 38 कंट्रीज हैं। ओके, बात कर लेते हैं क्या इसमें इंडिया शामिल है। तो दोस्तों 136 में तो इंडिया शामिल है, यानी जिसने इंडिया ने जो साइन किया है 15% कॉर्पोरेट टैक्स के लिए उसमें ये शामिल है, लेकिन ये OECD की मेंबर नहीं है, यानी हमारा भारत जो है वो OECD का मेंबर नहीं है, यानी 38 कंट्रीज में ये इंक्लूड नहीं होता है। तो ये फैक्ट आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 136 में तो इंडिया इंक्लूड है, यानी 15% टैक्स के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट पर साइन किया है, बट 38 कंट्रीज में ये शामिल नहीं है, यानी ये OECD का सदस्य नहीं है। अब बात करते हैं OECD की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या है। तो दोस्तों इसकी पहली लैंग्वेज इंग्लिश और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। ओके, बात करते हैं इसमें जो प्रेजेंट आपके सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है। तो दोस्तों प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो है आपके मैथियस कॉर्मन। ओके, कौन है, मैथियस कॉर्मन इसके सेक्रेटरी जनरल है प्रेजेंट में। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा OECD से रिलेटेड सभी चीजें। ओके, बात कर लेते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था, इसका काम क्या है, मतलब OECD का जो एम क्या है, वर्क क्या है इसका। ओके, तो इसका काम है पब्लिश करना, अपडेट करना। ओके, क्या, जो कि आपके टैक्स कन्वेंशन है। ओके, यानी जो कंट्रीज हैं इसकी सदस्य कंट्रीज हैं या और जो कंट्रीज शामिल हुई हैं उनके बीच जो है कंट्रीज से रिलेटेड जो टैक्स होगा उसको किस लिए कन्वेंशन जारी करना, यानी टैक्स को निर्धारित करना इनका वर्क है। जैसे कि इन्होंने अभी किया 15% टैक्स, जिसमें आपकी 136 कंट्री ने हिस्सा लिया। ओके, सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर एलोकेटिंग टैक्स राइट्स बिटवीन कंट्रीज। जैसे हमने बात की ये देश और देश के बीच में जो व्यापारिक संबंध होते हैं उनसे रिलेटेड टैक्स को फिक्स करता है। ओके, आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी OECD से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर LG मनोज सिन्हा। तो आपको बताना है हाल ही में किसकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के सलाहकार के रूप में की गई है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शाह फैसल को यानी हमारे जो LG हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा उनके एडवाइजर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। किसकी, शाह फैसल की। ओके, ये जो है इनको एडवाइस देंगे आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और आपके पूरा स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए दोस्तों अब जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो स्थापना हुई थी, यानी जो इसको UT बनाया गया था, वो कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 2019 को इसको UT के तौर पे शामिल किया गया। ओके,
बात कर लेते हैं इसकी कैपिटल की। तो दोस्तों इसकी कैपिटल जो है आपकी श्रीनगर है, जो कि मई से अक्टूबर तक रहती है। उसके बाद आपकी जो ठंडी यानी कि जो विंटर कैपिटल है वो आपकी जम्मू है, जो कि नवंबर से अप्रैल तक रहती है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हमने बात कर ली, कौन है? मनोज सिन्हा जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सीएम की पोस्ट अभी खाली है। ओके, बात करते हैं लेजिस्लेचर की। तो दोस्तों यहाँ पे यूनिकार्मल लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे एक सदनात्मक व्यवस्था। पार्लियामेंट की बात करें यानी कि संसद, यहाँ पे जो संसद के लिए राज्यसभा से 4 सीट्स अलाउड है और लोकसभा के लिए 5 सीट्स एलोकेट हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ की जो हाईएस्ट एलिवेशन यानी कि जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी नून पीक। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। और लोवेस्ट पूछा जाए तो लोवेस्ट आपकी चेनाब रिवर जो है सबसे निचले में आपकी स्थित है, यानी लोवेस्ट एलिवेशन और हाईएस्ट एलिवेशन। ओके, आई होप आप लोगों को जम्मू कश्मीर से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए जम्मू कश्मीर को मैप में देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका जम्मू कश्मीर हाईलाइटेड है। ओके, आई होप आप लोगों को लोकेशन क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर को किसके तहत आपका यूटी बनाया गया। तो दोस्तों इसको जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत इसको यूटी घोषित किया गया। ओके, इसको जो है आपका पार्लियामेंट पार्लियामेंट यानी राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों में इसको पास किया गया था। ओके, कब? अगस्त 2019 में। उसके बाद इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया और ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से आपका यूटी हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर। ओके, और इधर आपका हो गया, ये आपका हो गया लद्दाख हो गया। ओके, ये आपका जम्मू कश्मीर एंड दिस इज योर लद्दाख रीजन। ओके, कब इसकी स्थापना हुई? 31 अक्टूबर 2019 को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी अनवील द मेगा गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान दैट विल ब्रिंग डिपार्टमेंट्स टुगेदर एट अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्लान एंड एग्जीक्यूट सिनर्जी। ओके, आपको बताना है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का अनावरण किया, जिसमें कितने विभाग को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ योजना बनाने और क्रियान्वित करना होगा। ओके, तो आपको बताना है कितने जो है आपके प्लेटफॉर्म यानी कितने आपके जो सेंट्रल ऑफिसेज हैं यानी कि आपके डिपार्टमेंट हैं, सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, कितने आपके सेंट्रल डिपार्टमेंट्स को जो है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ओके दोस्तों, ये एक पोर्टल होगा यानी एक वेबसाइट होगी, यानी कि उसको ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। आपको बताना है कितने डिपार्टमेंट्स को इसमें शामिल किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 16 डिपार्टमेंट। तो आपके कितने 16 डिपार्टमेंट्स को जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, जिसका नाम दिया गया पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ओके, कितने 16 डिपार्टमेंट को। इससे क्या होगा, हमारे जितनी योजना बनानी होगी यानी और उसका क्रियान्वयन करने के लिए बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। ओके, और इसका क्रियान्वयन और योजना बहुत ही अच्छे तरीके से बन पाएगी। आइए और इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया एक मेगा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जो कि कब करेंगे, 13 अक्टूबर से ये लागू होगा। ओके, इससे क्या फायदा होगा, इससे जो है आपका 16 जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके डिपार्टमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, एक साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकेंगे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के, जिससे वो एक दूसरे को सजेस्ट भी कर सकेंगे और उससे उनको हेल्प मिल सकेगी एक दूसरे के विचारों को समझने से और उसको इम्प्लीमेंट करने से। तो दोस्तों इसको पूरा कब तक किया जाएगा, तो दोस्तों ये जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये 2025 तक इनको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। ये डेट आप लोग याद रखिएगा और ये आपके 16 डिपार्टमेंट और 2025 तक कंप्लीट करना है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं आपके क्वेश्चंस में। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं ये प्लेटफॉर्म या ये पोर्टल कौन जारी कर रहा है या इसको कौन बना रहा है। तो दोस्तों इसको जो डेवलप कर रहा है वो है आपकी स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है आपका स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये आपका ये पोर्टल
तैयार कर रहे हैं। ओके, जो कि आपका 200 लेयर्स में होगा। GIS मैपिंग ऑफ द एंटायर कंपनी, यानी ये पूरे एंटायर कंपनी की मैपिंग के हिसाब से इसको जारी किया जा रहा है। ओके, जिससे कि जो भी स्कीम्स और जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट्स होंगे उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो दोस्तों आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बॉलर इज सेलेक्टेड फॉर टीम इंडियाज नेट बॉलर फॉर T20 वर्ल्ड कप। तो आपको बताना है हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के नेट बॉलर के रूप में किस गेंदबाज को चुना गया है। यानी जो आपकी नेट में प्रैक्टिस की जाती है हमारे जो बैटर होंगे उनके द्वारा, तो आपको बताना है किसको जो है नेट प्रैक्टिस के लिए चुना गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 उमरान मलिक। इनको जो है आपका नेट बॉलिंग के लिए T20 वर्ल्ड कप में चुना गया। तो दोस्तों इनको क्यों चुना गया? दोस्तों ये आपके जो हैं पहले तो जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं, इस पे बात करते हैं। ओके, इसके बाद ये आपके किस टीम से आते हैं? ये आपके IPL की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के आते हैं। ओके, इन्होंने जो है हाल ही में सबसे तेज जो है बॉल फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। ओके, इनकी जो स्पीड रही वो 153 किलोमीटर पर आवर रही, जिसकी वजह से इनको जो है आपका नेट बॉलिंग के लिए चुना गया है इंडियन टीम के लिए। ओके, कब? T20 वर्ल्ड कप में। ओके, तो ये आपका क्या है, इनका ये एक रिकॉर्ड हो गया 2021 में सबसे तेज IPL में बॉल फेंकने का। ओके, बात कर लेते हैं इससे पहले कोई रिकॉर्ड था क्या? तो दोस्तों इससे पहले आपका नवदीप सैनी का 152 पॉइंट समथिंग जो है इनका रिकॉर्ड था। ओके, अब इस समय है उमरान मलिक का, जो कि इंडियन है और कहां से बिलोंग करते हैं? जम्मू कश्मीर से। और सनराइजर्स हैदराबाद ने इनको निकनेम दिया है जम्मू एक्सप्रेस। तो इनको जो है आपका नेट बॉलिंग में शामिल किया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्रॉम विच प्लेस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनॉग्रेटेड पाइप्ड वाटर कनेक्शन बाय 2022 इन उत्तराखंड। तो आपको बताना है हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस स्थान से उत्तराखंड में 2022 का तक पाइप्ड जो वाटर होगा उसके कनेक्शन का लक्ष्य रखा। यानी 2022 तक हर घर तक क्या होगा, पाइप से वाटर कनेक्ट किया जाएगा, यानी पाइप से हर घर वाटर पहुंचाने, यानी हर घर जल। ओके, तो आपको बताना है किस स्थान से, यानी किस शहर से या किस सिटी से इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। तो आपके ऑप्शन है, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि श्यामपुर, जो कि आपके उत्तराखंड का एक जिला है, यहां से इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिसमें 2022 तक इसको लक्ष्य रखा है आपका हर घर तक पाइप के थ्रू आपका वाटर सप्लाई करना। ओके, यानी पाइप्ड वाटर कनेक्शन 2022 तक कहां पे? उत्तराखंड में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए उत्तराखंड की लोकेशन देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो हाईलाइटेड है आपका, ये क्या हो गया? आपका उत्तराखंड है। ओके, बात कर लेते हैं इसके आपके कनेक्टेड जो यानी कि जो बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट हैं वो कौन से हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। ओके, इधर आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। ओके, उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका हो गया पंजाब। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपका एक तो हो गया हिमाचल प्रदेश, ओके, यूपी, और ये हो गया आपका पंजाब। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और बात कर लेते हैं इंटरनेशनल। तो दोस्तों ये आपका नेपाल हो गया, इधर आपका चाइना का तिब्बतन एरिया हो गया। ओके, तो ये आपके दो इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। उसके बाद आइए बात कर लेते हैं अब इसके फॉर्मेशन की। तो दोस्तों इसकी फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ओके, कैसे हुई थी? ये आपका पहले यूपी में आता था पूरा। ओके, उसके बाद इसको 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया, जिसका नाम उत्तराखंड पड़ा। ओके, कब? 9 नवंबर 2000 को। बात करते हैं इसकी कैपिटल। तो दोस्तों आपकी विंटर में कैपिटल होती है देहरादून, और समर की कैपिटल आपकी है गैरसेन। ओके, क्या है? गैरसेन आपकी समर कैपिटल है। यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर जो है वो गुरमीत सिंह। ओके, उत्तराखंड के प्रेजेंट गवर्नर गुरमीत सिंह है। बात कर लेते हैं यहाँ के सीएम कौन है। तो दोस्तों यहाँ के सीएम है आपके पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के आपके सीएम है। बात की जाए यहाँ के हाईएस्ट एलिवेशन यानी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो दोस्तों नंदा देवी जो है आपके उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। बात करते हैं यहाँ सबसे आपकी लोवेस्ट एलिवेशन कौन सा है? वो है आपका शारदा सागर रिजर्वायर, यहाँ का सबसे लोवेस्ट एलिवेशन है। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी। आई होप आप लोगों को सभी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी उत्तराखंड से रिलेटेड। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ स्वर्णिम विजय वर्ष
who organized an all-women joint service cycling expedition from War Memorial लोंगेवाला टू नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका एक साइकिल रेस को शुरू किया गया। आपको बताना है ये किसके द्वारा किया गया है। ओके, हाल ही में स्वर्णिम विजय वर्ष के एक हिस्से के रूप में जिन्होंने युद्ध स्मारक लोंगेवाला से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली तक सभी महिला संयुक्त सेवा साइकिल अभियान की योजना किया। यानी आपको बताना यह अभियान किसने शुरू किया। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये ऑर्गेनाइज कराया गया आपके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये ऑल वुमेन ज्वाइंट सर्विस साइकिलिंग जो है ये किसके द्वारा शुरू कराई गई थी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड by Astronomical Society of India for his outstanding lifetime contribution to the promotion of aeronautics in India। ओके, तो आपको बताना है आर्यभट्ट अवार्ड जो है किसको पुरस्कृत किया गया है, उसके पूरे लाइफ टाइम के कंट्रीब्यूशन के लिए किसमें, एस्ट्रोनॉटिक्स इंडिया में। यानी उसने एस्ट्रोनॉटिक्स में जो है अपना लाइफ टाइम जो अपना योगदान दिया है उसके लिए उसको आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। ओके, आर्यभट्ट अवार्ड डॉक्टर जी सतीश रेड्डी किससे रिलेटेड है, आपका ये एस्ट्रोनॉटिक्स से रिलेटेड है। ओके, ये आपका एनुअली दिया जाता है। ये इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों आर्यभट्ट अवार्ड जो है एक एनुअल अवार्ड, यानी ये प्रत्येक वर्ष आपका अवार्ड दिया जाता है, यानी ये एक आपका वार्षिक पुरस्कार है। ओके, ये आपका इंडिविजुअल दिया जाता है, यानी ये आपका ग्रुप में नहीं जाता है, ये एक व्यक्ति को दिया जाता है। ओके, सिंगल पर्सन अवार्ड है। ओके, आपके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ओके, और ये किस लिए दिया जाता है, एक एस्ट्रोनॉटिक्स आपकी फील्ड और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए आपको ये दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए जिन्होंने ये वर्क किया होगा। ओके, बात कर लेते हैं इसको कौन देता है, यानी ये अवार्ड पुरस्कृत कौन करता है। दोस्तों ये अवार्ड आपका एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ओके, कौन देता है, आपका एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि आपकी एन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन की मेंबर भी है। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है आपकी वो 1990 में हुई थी। आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज के करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार लगे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।